नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। बिजली पानी संकट पर भाजपा का प्रदर्शन, सिर पर मटका लेकर जताया विरोध। झारखंड के पाकुड़ जिले में बिजली आपूर्ति की अनियमितता और पेयजल संकट को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत रेलवे मैदान से हुई, जहां कार्यकर्ता एकत्रित हुए और वहां से विरोध मार्च निकालते हुए समाहरणालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिले में व्याप्त बिजली एवं पानी की समस्या के समाधान की मांग उठाई। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष हरिता मुर्मू ने किया। उन्होंने कहा कि जिले की आम जनता लंबे समय से बिजली कटौती और पेयजल संकट से परेशान है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट और भी गहरा गया है। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहती है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पेयजल की समस्या ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिर पर मटका लेकर विरोध जताया। ये मटका प्रदर्शन जिले में गहराते जल संकट का प्रतीक था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई मोहल्लों और गांवों में लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। जंगल में भारी मात्रा में वोटर कार्ड, पैन और एटीएम कार्ड बरामद। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जंगल में भारी मात्रा में वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड फेंके हुए मिले हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आखिर इतने संवेदनशील दस्तावेज जंगल में कैसे पहुंचे, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी कार्ड को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के जंगल में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने भारी मात्रा में वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सेक्टर 6 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दस्तावेजों को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया। मौके से मिले दस्तावेजों में वोटर आईडी कार्ड, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड और पैन कार्ड शामिल है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये दस्तावेज यहां किसने और क्यों फेंके। मामले को लेकर पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि जंगल से वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। फिलहाल जांच की जा रही है कि इन्हें यहां किसने और क्यों फेंका। दस्तावेज वैध हैं या रिजेक्ट किए गए हैं, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस का कहना है कि बरामद दस्तावेज असली हैं या फर्जी, इसकी भी जांच की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों और बैंकों से संपर्क कर दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात जारी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों को किया गया सम्मानित। मारवाड़ी युवा मंच रामगढ़ कैंट चेतना शाखा के तत्वाधान में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मारवाड़ी धर्मशाला रामगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवा एवं स्वास्थ्य सेवा में निरंतर समर्पित नर्सों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। इस दौरान चेतना शाखा द्वारा नर्सों को सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप सामूहिक रूप से नर्सों से केक कटवाया गया तथा सभी को प्रमाण पत्र, कलम एवं मिठाई का पैकेट भेंट किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नर्सों ने चेतना शाखा द्वारा सम्मानित किए जाने पर आभार व्यक्त किया। मौके पर चेतना शाखा की अध्यक्ष मनीषा अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, सचिव शिखा अग्रवाल, नीति बरेलिया, अंकिता शाह, पिंकी अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, सोनी अग्रवाल, नेहा मुलारी एवं समा जैन मुख्य रूप से मौजूद थीं। चंद्रपुरा के हिमांशु ने कर दिया कमाल। एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में उपराष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान। झारखंड के बोकारो जिले के चंद्रपुरा के मेधावी छात्र हिमांशु अग्रवाल को मंगलवार शाम दिल्ली में एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। समारोह में हिमांशु को एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में टॉप करने के लिए सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के बाद चंद्रपुरा सहित पूरे बोकारो जिले में खुशी का माहौल है। हिमांशु अग्रवाल शुरू से ही पढ़ाई में बेहद प्रतिभाशाली रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंद्रपुरा के डिनोबिली स्कूल से प्राप्त की। आईसीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में उन्होंने 98.60% अंक हासिल कर पूरे जिले में टॉप किया था। इसके बाद उन्होंने 12वीं विज्ञान की पढ़ाई भुवनेश्वर से पूरी की, जहां भी उन्होंने 98.60% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। लगातार शानदार प्रदर्शन के कारण वो शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बने रहे। हिमांशु की सबसे बड़ी उपलब्धि
उपलब्धियों में से एक उनकी नीट परीक्षा रही, जिसमें उन्होंने 720 में से 710 अंक प्राप्त किए। इतने शानदार अंक मिलने के बाद उनका चयन देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स दिल्ली में हुआ। वर्तमान में वो MBBS सेकेंड ईयर के छात्र हैं और पढ़ाई में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रथम वर्ष में टॉप करना उनकी मेहनत और लगन को दर्शाता है। फुटबॉल मैदान में बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, छावनी परिषद की बैठक में मंजूरी। छावनी परिषद रामगढ़ की बैठक मंगलवार को परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर साजेश बाबू PG ने की, जबकि संचालन मुख्य अधिशासी अधिकारी विवेक कुमार सिंह ने किया। बैठक में कुल 21 पूर्व निर्धारित एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक की शुरुआत में हाल ही में स्थानांतरित होकर आए नए CEO विवेक कुमार सिंह ने परिषद के सदस्य सचिव के रूप में शपथ ग्रहण किया। बैठक में मार्च एवं अप्रैल माह के आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा को अनुमोदित किया गया। साथ ही विभिन्न प्रशासनिक एवं विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय रामगढ़ फुटबॉल मैदान में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण का रहा। ये परियोजना जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT फंड से पूरी की जाएगी। इसके निर्माण से क्षेत्र के खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परिषद ने ऑनलाइन जमा किए गए 4 भवन निर्माण नक्शों को स्वीकृति दी। इसके अलावा भवन स्वामित्व नाम परिवर्तन, म्यूटेशन से जुड़े 2 मामलों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही प्रतिदिन कचरा उठाव, साफ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। सरायकेला में पुलिस ने चलाया विशेष जांच अभियान। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अवैध और खतरनाक तरीके से सड़क किनारे पार्क किए गए 14 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि सड़क पर अवैध पार्किंग न करें, यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें। अवैध और लापरवाहीपूर्ण पार्किंग से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है और आमजन को असुविधा होती है। पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित रहने के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखने की अपील की गई है। रांची हजारीबाग में तेज हवा के साथ हुई बारिश, दोपहर बाद बदला मौसम। 13 मई को भी आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी। झारखंड में मौसम का मिजाज 17 मई तक बदला रहेगा। मंगलवार को दोपहर बाद देवघर, हजारीबाग, पाकुड़, रामगढ़ और रांची में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से सुबह से लोगों को महसूस हो रही ऊसम भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 12 मई को रांची सहित 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 मई को राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है। 14 और 15 मई को भी अधिकांश जिलों में दोपहर बाद मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। 15 मई को पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। 16 और 17 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण ये स्थिति बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश और हिमालय क्षेत्र से पश्चिम बंगाल की ओर सक्रिय है। इसी वजह से झारखंड में लगातार मौसम अस्थिर बना हुआ है। बीते 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। खूंटी में सबसे अधिक 2.5 mm वर्षा रिकॉर्ड हुई, जबकि डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कांके में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री रहा। रांची में भी सोमवार शाम गरज के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। रांची का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 17 मई के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। पानी की समस्या से निपटने को लेकर विशेष शिविर आयोजित। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत पंचायत सचिवालय हेंसापुड़ा में सोमवार को जल संकट से निपटने को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों से पंचायत क्षेत्र के खराब चापाकलों और सोलर जल मीनारों की जानकारी ली गई। साथ ही खराब पेयजल स्रोतों की मरम्मत कराने को लेकर जरूरी निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि पंचायत क्षेत्र में कुल 90 चापाकल एवं सोलर जल मीनार स्थापित हैं। इनमें से 54 वर्तमान में चालू हालत में हैं, जबकि 36 खराब पड़े हुए हैं। पेयजल संकट को देखते हुए खराब उपकरणों की शीघ्र मरम्मत कराने पर जोर दिया गया। शिविर के दौरान 3 चापाकलों की तत्काल मरम्मत भी कराई गई, जिससे आसपास के ग्रामीणों को राहत मिली।
बैठक में कई खराब चापाकलों की मरम्मत के लिए जिला स्तर से फंड उपलब्ध कराने की मांग की गई। वहीं पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध संसाधनों से कुछ चापाकलों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया। भूमिगत आग और भूधंसान से बड़ा खतरा, केशरगढ़ बस्ती खाली कराने की प्रक्रिया तेज। झारखंड के धनबाद जिला के BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र के ABOCP परियोजना के विस्तारीकरण और भूमिगत आग और भूधंसान की गंभीर समस्या को देखते हुए केशरगढ़ बस्ती को खाली कराने की कवायद तेज हो गई है। BCCL CMD के दिशा निर्देश पर प्रबंधन की ओर से ग्रामीणों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय में बातचीत की गई। GM भू संपदा अरविंद कुमार सिन्हा, सलाहकार नंदलाल अग्रवाल और नोडल अधिकारी DK सिंह, क्षेत्रीय GM कुमार रंजीव, AGM PSK सिन्हा की मौजूदगी में ग्रामीणों की बातचीत प्रबंधन के साथ हुई। वार्ता के दौरान रैयतों ने स्वीकृत नियोजन देने की मांग को दोहराया गया। प्रबंधन ने इस पर पुनर्विचार करने, जल्द से जल्द बस्ती खाली कराने के साथ सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कराने का आश्वासन दिया है। वार्ता में प्रबंधन की ओर से बताया गया कि मुख्यालय प्रबंधन का पूरा जोर इस बात पर है कि परियोजना के विस्तार के लिए केशरगढ़ बस्ती को जल्द से जल्द खाली कराया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र वर्तमान में भूमिगत आग और धंसान की जद में है, जो भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। गुमला में चैम्बर के पूर्व सचिव के घर से लाखों की चोरी, नकदी जेवर लेकर फरार हुए चोर। झारखंड के गुमला शहर के DSP रोड में भीषण चोरी की घटना घटी है। चोरों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व सचिव और वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य दिलीप गुप्ता के बंद घर को निशाना बनाते हुए 24 लाख रुपए से अधिक की चोरी की है। इसमें नकदी और जेवरात हैं। चोरी की राशि बढ़ सकती है। इस घटना के बाद से स्थानीय व्यवसायियों और लोगों में असुरक्षा का माहौल है। चोरी की घटना के बाद जहां व्यापारियों में आक्रोश है, वहीं STPO सुरेश प्रसाद यादव ने चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए खुद लग गए हैं। जानकारी के अनुसार दिलीप गुप्ता बीते 8 मई को अपने इलाज के सिलसिले में पूरे परिवार के साथ रांची गए हुए थे। घर बंद होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने रविवार की देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। सोमवार की सुबह जब पड़ोसियों के माध्यम से घर में चोरी होने की सूचना मिली तो दिलीप गुप्ता अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट रद्द कर तत्काल गुमला पहुंचे। उन्होंने बताया कि चोरों ने घर के मुख्य प्रवेश द्वार कर लगे 2 तालों सहित अंदर के कुल 5 ताले तोड़कर अलमारियों को खंगाला। भुक्तभोगी के अनुसार चोरों ने घर में रखे लगभग 7,70,000 रुपए नकद और भारी मात्रा में सोने चांदी के पुश्तैनी जेवरातों को चोरी कर लिया। चोरी किए गए सामानों में 3 सोने की चेन, 3 जोड़ी कान के झुमके, 1 मांगटी का, 1 ढोलना, सोने का जितिया, 2 जोड़ी कान की बाली सहित चांदी की पायल और बिछिया शामिल हैं। इसके अलावा करीब 4 लाख रुपए मूल्य का एक कीमती सरिता गुच्छा भी चोर ले उड़े। कुल मिलाकर करीब 24 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पहाड़ों और जंगलों के बीच सेवा की मिसाल बनी सरायकेला खरसावा की नर्सेज। 12 मई ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन नर्सों को सम्मान देने का दिन है जो दिन रात अस्पतालों में मानवता की सेवा करती हैं। डॉक्टर इलाज की दिशा तय करता है, लेकिन उस इलाज को धरातल पर लागू करने, मरीज को समय पर दवा देने, उसकी स्थिति पर नजर रखने, मानसिक सहारा देने और कई बार जीवन बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नर्सिंग स्टाफ निभाता है। नर्स परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अस्पतालों में मरीजों की हर समय निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। ग्रामीण क्षेत्र में नर्स दीदी बन जाती है और वही नर्स से लेकर डॉक्टर की भूमिका में रहती है। ग्रामीणों की हर छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान नर्स ही करती है। सरायकेला खरसावा जिले के सीमावर्ती कुचाई प्रखंड के रालोहात पंचायत कभी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ के कई गांव टोला में आज भी सड़क और मोबाइल की कनेक्टिविटी से दूर हैं। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि यहाँ पहुंचना भी अपने आप में एक चैलेंज है। इसी बीच अपने काम के लिए समर्पित नर्स ANM ज्योति कुसुम तिडू मुश्किल परिस्थितियों में भी यहाँ के लोगों तक सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचा रही हैं। क्षेत्र के भोले भाले लोग ANM ज्योति कुसुम तिडू को प्यार से डॉक्टर दीदी कहकर बुलाते हैं। नर्स ANM ज्योति कुसुम तिडू जोम्ब्रो स्वास्थ्य उपकेंद्र SHC में पदस्थापित है और पिछले 18 सालों से यहाँ के ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। दूसरे दिन भी जारी रहा गुवा सेल खदान का चक्का जाम, उत्पादन और परिवहन प्रभावित। गुवा सेल खदान क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। कई गांवों के मुंडा मानकी संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन के कारण खदान क्षेत्र में उत्पादन और परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। खदान, क्रशर प्लांट और लौह अयस्क परिवहन का कार्य लगभग ठप रहा, जिससे सेल प्रबंधन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आंदोलन स्थल पर सैकड़ों ग्रामीण, मजदूर और मुंडा मानकी प्रतिनिधि डटे रहे। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक स्थानीय 500 युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, हटाए गए मजदूरों की बहाली, हैंड माइनिंग व मैनुअल रैक लोडिंग शुरू करने और 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। आंदोलनकारी नेता मंगता सुरीन ने बताया कि आंदोलन के दूसरे दिन भी सेल प्रबंधन का कोई वरिष्ठ अधिकारी वार्ता के लिए स्थल पर नहीं पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन केवल समय बिताने की रणनीति अपना रहा है।
मंगलवार शाम लगभग 3 बजे तक किसी प्रकार की औपचारिक वार्ता नहीं हुई थी। केवल अधिकारी डॉक्टर टीसी आनंद द्वारा फोन कर जानकारी दी गई कि वे और सीएसआर अधिकारी अनिल कुमार बातचीत के लिए आ सकते हैं। इस पर आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि वे केवल सीजीएम स्तर के अधिकारी के साथ ही वार्ता करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे केवल मौखिक आश्वासन नहीं बल्कि लिखित और ठोस निर्णय चाहते हैं। मंगता सुरीन ने बताया कि आंदोलनकारियों को जानकारी मिली है कि सेल प्रबंधन पहले 25 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 40 करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। सरायकेला के राजनगर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक्टिव हुई पुलिस, व्यापारियों संघ की बैठक। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर अब पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को राजनगर थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी विपुल कुमार ओझा ने की। इस बैठक में क्षेत्र के सोना चांदी व्यवसायी, दवा दुकानदार, पेट्रोल पंप संचालक और अन्य प्रमुख व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य व्यापारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और पुलिस व व्यवसायियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। थाना प्रभारी विपुल कुमार ओझा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मिशन जागरूक अभियान के तहत ये बैठक आयोजित की गई। इसका मुख्य मकसद क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करना और व्यापारियों को सुरक्षा संबंधी जरूरी उपायों के प्रति सचेत करना है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसमें आम लोगों और व्यापारियों का सहयोग भी बेहद जरूरी है। पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयास से ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने व्यापारियों को कई महत्वपूर्ण सुरक्षा सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि दुकान बंद करने के समय व्यापारी अपने कीमती सामान को दुकान में छोड़ने के बजाय सुरक्षित स्थान या घर पर रखे। इसके अलावा सभी प्रतिष्ठानों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी गई। पुलिस ने यह भी कहा कि सीसीटीवी कैमरों का कम से कम 1 माह का बैकअप सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी घटना के बाद जांच में मदद मिल सके। थाना प्रभारी ने बताया कि हाल के दिनों में कई मामलों में सीसीटीवी फुटेज अपराधियों तक पहुंचने में काफी मददगार साबित हुए हैं। गुमला से लापता बच्ची के मामले में हाईकोर्ट सख्त, 7 साल से नहीं मिला है कोई सुराग। झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला जिले से वर्ष 2018 में लापता हुई नाबालिग बच्ची के मामले में सख्त रुख अपनाया है। मामले में दायर हेवियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुमला पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी जताई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 7 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस बच्ची का पता नहीं लगा सकी है, जो बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने वर्ष 2018 से अब तक गुमला में पदस्थापित रहे सभी पुलिस अधीक्षकों, एसपी और मामले के अनुसंधानकर्ताओं को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने केस डायरी का अवलोकन किया और जांच प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए। कोर्ट ने गुमला के एसपी से पूछा कि मुख्य आरोपी का बयान अब तक रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया। इस पर एसपी ने कोर्ट को बताया कि जब भी पुलिस आरोपी के घर पहुंची तब परिवार की ओर से यही जानकारी दी गई कि आरोपी बीमार है। इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। खंडपीठ ने यह भी कहा कि पीड़िता की मां ने शुरुआत में ही कुछ लोगों पर संदेह जताया था, फिर उनसे तत्काल पूछताछ क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने साफ कहा कि शुरुआती जांच में लापरवाही बरती गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस व्यवस्था को लेकर भी मौखिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आज भी आम लोग थाना में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। खंडपीठ ने कहा कि कई मामलों में मुंशी लोगों को थाने से भगा देते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल चोरी या गुम होने पर सनहा दर्ज कराने गए लोगों को भी परेशान किया जाता है। कोर्ट ने धुरवा और जगन्नाथपुर थाना का उदाहरण देते हुए पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। कोर्ट की इन टिप्पणियों से साफ संकेत मिला कि न्यायपालिका पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। पीवीयूएनएल पतरातू में यूनिट 2 का सफल ट्रायल, झारखंड को अब मिलेगी 1360 मेगावाट बिजली। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित पीवीयूएनएल प्लांट में 11 मई 2026 को शाम 7:15 बजे 800 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट 2 का सफलतापूर्वक ट्रायल ऑपरेशन किया गया। इस सफलता के साथ यूनिट 2 के नियमित संचालन और कमर्शियल ऑपरेशन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस यूनिट के शुरू होने से झारखंड सहित अन्य राज्यों में गर्मी के मौसम के दौरान बढ़ी हुई बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे बिजली संकट को कम करने में अहम भूमिका निभाई जाएगी। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड स्थित पीवीयूएनएल का दूसरा यूनिट का सफलतापूर्वक ट्रायल हुआ। इस यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे पहले यूनिट 1 से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब रामगढ़ जिले के पतरातू पीवीयूएनएल से 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। इसमें झारखंड राज्य को 1360 मेगावाट बिजली मिलेगा। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ी हुई है। अब पतरातू से बिजली झारखंड को मिलने के बाद पूरे राज्य को फायदा होगा। पतरातू प्लांट से उत्पादित कुल बिजली का 85% हिस्सा झारखंड राज्य को उपलब्ध होगी, जिससे औद्योगिकीकरण और विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर पीवीयूएनएल के
सीईओ AK सहगल, CGM प्रोजेक्ट अनुपम मुखर्जी, GM ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट मनीष खेतरपाल, GM जोगेश चंद्रपत्रा, GM विष्णु दत्ता दास और GM OP सोलंकी सहित PVUNL, NTPC और BHEL के अधिकारियों और कर्मचारियों खुशी जाहिर किया है। सीईओ AK सहगल ने टीम को दी बधाई। सीईओ AK सहगल ने सभी कर्मचारियों, अभियंताओं और सहयोगियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता पूरी टीम की मेहनत, समर्पण और सामूहिक कोशिश का परिणाम है। राजधानी रांची को सांस्कृतिक पहचान देने के उद्देश्य से बनाया गया बहुप्रतीक्षित रविंद्र भवन 8 साल बाद भी उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। वर्ष 2017 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन पहले 15 नवंबर 2025 को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर होना था, लेकिन भवन परिसर में स्थापित प्रतिमा को लेकर उठे विवाद के कारण कार्यक्रम टाल दिया गया था। इसके बाद प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार से नई प्रतिमा बनवाई गई और उसे अधिष्ठापित भी कर दिया गया। नई प्रतिमा लगने के बाद उद्घाटन का रास्ता साफ माना जा रहा था, लेकिन अब तक तिथि घोषित नहीं हो सकी है। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार 9 मई को रविंद्र जयंती पर भवन का लोकार्पण कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार भी उद्घाटन नहीं हो सका। सरकारी स्तर पर भवन को पूरी तरह तैयार बताया जा रहा है। अंतिम साज सज्जा और परिसर सौंदर्यीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। लंबे समय से कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक संगठनों को सरकार की ओर से उद्घाटन तिथि की घोषणा का इंतजार है। रविंद्र भवन का शिलान्यास 2 अप्रैल 2017 को किया गया था। इसका निर्माण कार्य जुड़को को सौंपा गया था। शुरुआत में इस परियोजना की लागत 15 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन वर्षों तक चले निर्माण कार्य, तकनीकी अड़चनों और बार-बार टेंडर प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण इसकी लागत बढ़कर करीब 292 करोड़ रुपए पहुंच गई। यानी परियोजना पर अनुमानित लागत से करीब 137 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए। राज्य सरकार ने रविंद्र भवन को राजधानी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाने की योजना के तहत विकसित किया है। ये पूर्वी भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक परिसरों में शामिल माना जा रहा है। भवन में करीब 1500 लोगों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाया गया है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाटक, संगीत समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्यिक आयोजन कराए जा सकेंगे। हजारीबाग में कारोबार को आसान बनाने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की पहल, कारोबारियों को किया जागरूक। झारखंड के हजारीबाग जिले में राज्य कर विभाग, स्टेट GST व्यवसायियों को कर प्रणाली और निबंधन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विभाग की ओर से झारखंड प्रोफेशनल टैक्स JPT और GST से जुड़े नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कृषि मंत्री ने तय की अधिकारियों की टाइमलाइन, कहा किसानों के लिए सेना की तरह काम करें। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के BAU सभागार में 2 दिनी खरीफ कार्यशाला के दूसरे दिन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों के लिए काम का टाइमलाइन तय किया। आने वाले खरीफ मौसम में कौन कौन काम कब करना है, इसकी तिथि निर्धारित कर दी गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अल नीनो का असर होने का अनुमान है। इससे खेती प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अधिकारियों को किसानों के लिए सेना की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की सुरक्षा, समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, सिंचाई सुविधा, कृषि ऋण, उर्वरक एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि इस खरीफ में बीज वितरण व्यवस्था हुई FPO और SHG की भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। विभाग के विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी ने कहा कि हर एक जिले की एक इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत योजना होनी चाहिए। इसमें जिले का पूरा ब्यौरा और संबद्ध विभाग से तालमेल भी दिखना चाहिए। राज्य के संभावित सूखे को लेकर कितनी बीज की जरूरत होगी, ये भी जिला स्तर से ही आएगा। राज्य को इससे अवगत कराइए। बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारियों के उपस्थित नहीं रहने पर वो नाराज भी हुए। BAU के कुलपति डॉक्टर SC दुबी ने कहा कि हर जिलों के पास एक आंकड़ा होना चाहिए, जिससे जिले की मैपिंग हो सके। मौके पर निदेशक समिति विकास कुमार भी मौजूद थे। खरीफ फसल की तैयारी एवं संभावित सूखे से निपटने के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने BAU सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। पहले दिन जिलावार आकस्मिक फसल योजना की प्रस्तुति की गई थी। दूसरे दिन खरीफ और सूखे को लेकर तैयारी पर चर्चा होनी थी। आश्चर्य की बात यह है कि इस कार्यशाला में अपने विभाग के निदेशक ही नहीं पहुंचे। इस विभाग में सचिव के साथ साथ निदेशक स्तर पर 5 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं।